जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप? ईश्वर की दया से आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, मैंने मौर्य काल में आपको पढ़ाया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में काष्ठ कला का प्रयोग हुआ था, जिसके पुरातात्विक अवशेष बहुत अधिक नहीं मिले हैं क्योंकि वो नष्ट हो गए थे। काष्ठ कला प्राय नष्ट प्राय कला होती है और स्थापत्य के क्षेत्र में मौर्य काल का महत्वपूर्ण योगदान है। तो अशोक के समय तक आते आते मौर्य कला के बहुसंख्यक आयाम स्थापित हुए, बहुत सारे स्मारक प्राप्त होते हैं और इस समय की अनेक कलाकृतियाँ, अशोककालीन अनेक कलाकृतियाँ प्राप्त होती हैं जिनको 4 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे स्तंभ, स्तूप, वेदिका, गुहा विहार। अशोक के समय में पाषाण का प्रयोग प्रारंभ हुआ, जो चिरस्थायी रहा और कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। अशोक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में। किसी भी क्षेत्र में आप अशोक को पढ़ेंगे तो अशोक का महत्वपूर्ण योगदान आप देख पाएंगे, चाहे वो धम्म नीति हो, राजनीति हो, या प्रजा के लिए नियम हो, या फिर बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसके उठाए गए कदम। तो 4 भागों में बांटा गया। जो स्तंभ बताए गए हैं वो मौर्य युगीन स्तंभ वास्तुकला के सबसे उत्तम उदाहरण माने गए हैं और इस पर कुछ विद्वानों का विचार है कि इस पर ईरानी प्रभाव परिलक्षित होता है, जिनमें सर जॉन मार्शल, स्टेला क्रैमिश और पर्सी ब्राउन जैसे विद्वान जो ये मानते हैं कि अशोककालीन कला पर ईरानी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, परंतु ऐसा नहीं है। ईरानी स्तंभों पर और अशोककालीन स्तंभों पर कुछ मूलभूत अंतर दिखाई देता है। अब वो मूलभूत अंतर क्या है? उनमें से कुछ इस प्रकार हैं, आप ध्यान दीजिए। ये सर जॉन मार्शल, स्टेला क्रैमिश और पर्सी ब्राउन ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं कि अशोककालीन स्तंभ ईरानी स्तंभ से प्रभावित हैं, ईरानी वास्तुकला से प्रभावित हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे विद्वानों ने इस विचार का खंडन किया है और उसको परिशुद्ध रूप से भारतीय कला बताया है। मौर्यकालीन स्तंभ जो हैं उनमें कुछ मूलभूत अंतर हैं जो ईरानी स्तंभ से अलग हैं और बिल्कुल ही ईरानी स्तंभ को दूर करते हैं। उस पर भारतीय स्तंभों पर ईरानी स्तंभों का कोई प्रभाव नहीं है, ऐसा प्रकांड विद्वानों ने निर्धारित किया है। अब उसके कुछ मूलभूत अंतर हैं, वो क्या है? सबसे पहले अशोक के स्तंभ एकाश्मक पत्थर से निर्मित हैं। एकाश्मक पत्थर अर्थात एक ही पत्थर से पूरा स्तंभ निर्मित किया गया है। इसके विपरीत ईरानी स्तंभों को कई मंडलाकार टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। तो ये मूलभूत अंतर हो गया कि अशोककालीन स्तंभ जो हैं वो एकाश्मक पत्थर पर निर्मित हैं और ईरानी स्तंभ जो हैं उनमें कई मंडल यानी कई मंडलाकार टुकड़े, पत्थर के टुकड़े जोड़ जोड़ करके स्तंभों की रचना की गई है। अब दूसरा अंतर क्या है? ईरानी स्तंभ विशाल भवनों में लगाए गए थे और अशोक के स्तंभ स्वतंत्र रूप से विकसित किए गए थे।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरानी स्तंभ विशाल भवनों में स्थापित किए गए थे और जो शोभा मात्र के लिए हो सकते हैं, और अशोककालीन स्तंभ स्वतंत्र रूप से स्थापित थे, स्वतंत्र रूप से उनको लगाया गया था। ये महत्वपूर्ण अंतर है। और अशोक के स्तंभ बिना चौकी या आधार के भूमि पर टिकाए गए हैं, जबकि ईरानी स्तंभों को चौकी पर टिकाया गया है। पहले चौकी बनाकर फिर स्तंभों को उस पर स्थापित किया गया है। ये ईरानी स्तंभ की विशेषता है। अशोककालीन स्तंभ में चौकी का प्रयोग नहीं किया गया है, उनको डायरेक्ट भूमि पर ही टिकाया गया है। अब एक और प्रमुख अंतर क्या है? अशोक स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृतियां बनी हैं। आपने ध्यान दिया होगा, अशोककालीन स्तंभों पर पशुओं की आकृतियां बनी हैं, जबकि ईरानी स्तंभों पर मानव आकृतियां हैं। इन आकृतियों के अपने विशेष अर्थ हैं, जो दोनों को ही अलग अलग निर्धारित करते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण अंतर, ईरानी स्तंभ गड़ारीदार हैं। ईरानी स्तंभों में गड़ारीदार कला का प्रयोग किया गया है, किंतु अशोक के स्तंभ सपाट हैं। अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर लगी पशु मूर्तियों का एक विशेष प्रतीकात्मक अर्थ है। अशोक के स्तंभों पर जो पशु मूर्तियां अंकित हैं, उनका बहुत ही अलग अर्थ है, स्पेशल अर्थ है उसका, जबकि जिसकी समुचित व्याख्या भारतीय परंपरा में ही संभव है। किंतु ईरानी स्तंभ शीर्षकों में कोई प्रतीकात्मक नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है कि भारतीय परंपरा में अशोक के स्तंभों पर पशु मूर्तियों का अलग अर्थ बताया गया है, और ईरानी स्तंभों पर कोई पशु मूर्तियां है ही नहीं, उनमें तो मानव मूर्तियां अंकित हैं, तो उनका तो अलग ही अर्थ होगा, है ना। अशोक के स्तंभ नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते गए हैं। नीचे से ऊपर की ओर, नीचे मोटा है, ऊपर पतले होते गए हैं। और ईरानी स्तंभ क्या है, उसकी चौड़ाई नीचे से ऊपर तक एक जैसी ही है। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। ईरानी स्तंभों की चौड़ाई एक बराबर है, नीचे से ऊपर तक उनकी चौड़ाई एक बराबर है। और अशोककालीन स्तंभ जो हैं, उनकी चौड़ाई, लंबाई, मोटाई बराबर नहीं है। वो नीचे से ऊपर की ओर पतले होते गए, नीचे चौड़े हैं और ऊपर पतले होते गए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अशोक के स्तंभों पर ईरानी स्तंभों का कोई प्रभाव परिलक्षित नहीं होता है। और ये प्रमुख विद्वानों के विचार निराधार साबित होते हैं, क्योंकि ईरानी स्तंभ अपनी संस्कृति के अनुसार निर्मित किए गए हैं और अशोक के स्तंभ भारतीय संस्कृति के अनुसार निर्मित किए गए हैं। इसलिए दोनों में बहुत ही अंतर है। और भारतीय अशोककालीन स्तंभों पर भारतीयता की छाप है, हमें उस पर गर्व है, सबको गर्व करना चाहिए, हम सब भारतीय हैं। और भारतीय लोगों को अशोककालीन कला, स्थापत्य, अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व होना चाहिए और उसका सम्मान भी करना चाहिए। किसी भी ऐतिहासिक इमारतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उनका रख रखाव, उनके संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। सभी भारतीयों का ये कर्तव्य। ठीक, आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे फिर पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे। ये बहुत रोचक विषय है। कला तो वैसे ही सबको पसंद है और सब उसमें ध्यान भी देते हैं। सबके जीवन में भी कला है ना। तो आप अपना ध्यान रखिए।
फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।